नेक्स्ट चैप्टर अपने आ गया है विद्युत रसायन। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसके बारे में स्टडी करते हैं थोड़ी सी। एनसीईआरटी बुक लेके कौन कौन से अपने को मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं इसमें। सबसे पहले अपने आ जाता है विद्युत रासायनिक सेल। इसमें अपने पढ़ना क्या क्या है देखो। वैसे तो ये पूरा पेज ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर फिर भी आपको तो अगर पेपर सिंपल आया तो आपसे डायग्राम पूछ सकता है डेनियल सेल का। डायग्राम आ जाए, कल को आप पढ़ के ही ना जाओ, भूल जाओ, 11th में पढ़ा हुआ है। तो डेनियल सेल का डायग्राम, एक इक्वेशन डेनियल सेल की, एनोड व कैथोड रिएक्शंस, रेडॉक्स रिएक्शन हो गई इसकी, एक इनके है ना विद्युतीय विभव का मान। ये बहुत बार आ चुका है बोर्ड में, विद्युतीय विभव का मान बताइए डेनियल सेल। ठीक है। उसके बाद में अगर थोड़ा डीपली क्वेश्चन आए तो इनमें स्थितियां पूछ सकते हैं आप। ये भाई ये कम हो, 1.1 वोल्ट से ज्यादा हो या बराबर हो तो क्या क्या कंडीशन होती है। डायग्राम में टाइम खराब मत करना अपना, कई बार डायग्राम की प्रैक्टिस करने लग जाओ। स्थितियों का थोड़ा इंट्रोडक्शन होना चाहिए अपने को। नेक्स्ट चलो बेटा नेक्स्ट। उसके बाद में आपके अगर पढ़ने वाला आ जाए यहां से, तो ये तो होगी एनोड व कैथोड रिएक्शंस, मानक इलेक्ट्रोड विभव की डेफिनेशन आ जाए अगर सिंपल पेपर आए तो। चलो भाई नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में आओ अपने। नेक्स्ट पेज में आपके है ना यहां से इलेक्ट्रोड विभव का मापन से क्वेश्चन आता है। इलेक्ट्रोड विभव का मापन, इसमें देखो अपने एक तो डायग्राम इंपॉर्टेंट है, एसएचई का डायग्राम, ये वाला डायग्राम ये बोर्ड में बहुत बार आ चुका है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, आपसे एसएचई का डायग्राम पूछ सकते हैं। दूसरा, ये जो एसएचई है इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं अपने, आपसे पूछ ली इसके सेल आरेख और बताइए। ठीक है, इसके रिप्रेजेंटेशन को बताइए। तो ये यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन लिख रखा है नेक्स्ट पेज पे, इधर देखो। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को प्रदर्शित कैसे करते हैं, ये वाला। ठीक है, फिर अपने यहाँ पे आओ, ये वाला क्वेश्चन, ये 3.1 और 3.2 देख लो यहाँ पे, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल क्वेश्चन है ये दोनों ही बोर्ड में मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक तो 3.1 नंबर एग्जाम्पल क्वेश्चन, Mg2 प्लस Mg का मानक इलेक्ट्रोड विभव आप किस प्रकार ज्ञात करेंगे। दूसरा 3.2 नंबर क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आ सकते हैं। फिर आओ नेक्स्ट, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट पेज पे ये वाली टेबल देखो भी, आपसे है ना इनमें से किसी की वैल्यू दे देंगे एक की। ठीक है, और ई सेल की वैल्यू पूछ सकते हैं आपसे, ई कैथोड माइनस ई एनोड। चलो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आओ बेटा, नॉनसर्ट इक्वेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने ये। अब आप है ना अपने इसको डिराइव करने में ध्यान देते हैं ज्यादा, मगर आजकल क्वेश्चन क्या है ऐसे नहीं आता। अपने को नॉनसर्ट इक्वेशन याद कर लेना, करने के बाद में उसके बाद में आपको कोई इक्वेशन दे देंगे ऐसी, जैसे ये दे दी इक्वेशन। ठीक है, आपको बोल देंगे इस इक्वेशन के लिए नॉनसर्ट इक्वेशन लिखिए। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे इक्वेशन दे रखा है, अब आप कहोगे सर इसमें कंसंट्रेशन दे रखी है, लॉग वगैरह की वैल्यू कैसे निकालें। तो मान लो अगर आपको कंसंट्रेशन दे दे इधर, तो ऐसी कंसंट्रेशन देंगे जिसको आप अपॉन में करोगे ना, या तो log 10 आए, ठीक है, जिससे आपको वैल्यू पता हो log 10 की, और आराम से निकाल लो। या आपको है ना कोई इक्वेशन दे देंगे, जैसे आजकल इक्वेशन दूसरे तरीके से और बताते हैं, मैं आपको बताता हूं। एक डेनियल सेल के लिए तो दे ही सकते हैं, डेनियल सेल के लिए नॉनसर्ट इक्वेशन लिखो, ये तो अपने को पढ़ना ही है। डेनियल सेल के लिए नॉनसर्ट इक्वेशन, जैसे आप इस वाली जगह हो, इस वाले पोर्शन, ये वाला, यहाँ पे ये देखो ऐसे लिख रखा है इक्वेशन को। आपको कोई इक्वेशन ऐसे लिख के दे देंगे और आपको बोलेंगे उसके लिए नॉनसर्ट इक्वेशन लिखिए, ये वाला। देखो कोई भी इक्वेशन आ सकती है, एक एग्जांपल बताया तुम्हें, जैसे इक्वेशन आ गई आपको बोलेंगे इसके लिए नॉनसर्ट इक्वेशन लिखिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, एक डेनियल सेल के लिए नॉनसर्ट इक्वेशन। नेक्स्ट पार्ट है आपके है साम्य स्थिरांक। साम्य स्थिरांक का एक तो आपको फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूला साम्य स्थिरांक ये रहा, ये वाला फॉर्मूला याद करना है। ये वाला log Kc बराबर क्या होता है, ये वाला log Kc को इधर ले जाएंगे। ये तो स्पेशल किसके लिए है, ये जैसे डेनियल सेल के लिए निकाल रखा है। ठीक है, आप कहोगे सर फिर log की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ऐसी कंडीशन हो तो जो भी आपका आंसर आया उसके आगे एंटी log लिख दो आप। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट ये न्यूमेरिकल,
ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप कहोगे सर फिर इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो लॉग को इधर ले जाके जो भी आंसर आए उसके आगे एंटी लॉग लिख दो, ठीक है, कल को आपके आ जाएगी न्यूमेरिकल। तो ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये हाफ ईयरली में बहुत बार आया है, पिछले बार मॉडल पेपर में भी था ये। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट। नेक्स्ट है गिब्स ऊर्जा। दो रिलेशन है मोस्ट इंपोर्टेंट। एक तो आपको है ना ये रिलेशन, यहाँ पे ये लिख रखा है, ये वाला रिलेशन, ये वाला रिलेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है। दूसरा रिलेशन आपके आ जाएगा ये वाला रिलेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये दो रिलेशन है आपके, एक साम्य स्थिरांक का गिब्स ऊर्जा का रिलेशन, एक ई सेल के साथ रिलेशन क्या है दोनों। फिर आपके ये आ ही गया बेटा, इससे न्यूमेरिकल आ सकता है आपके, इससे जो न्यूमेरिकल है ये रहा 3.3, अपने को निकाल के देखना है। अब इस वाले पार्ट में देखो तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपको 3.4 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन के विभव का परिकलन कीजिए पीएच बराबर 10 के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। पीएच बराबर 10 के विलयन के संपर्क वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव का परिकलन कीजिए। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट नेक्स्ट अपने हैं विद्युत अपघटनीय विलयनों का चालकत्व है। बेटा इसमें एक तो आप ऐसा ही मात्रक पढ़ लेना, इनके चालकत्व का ऐसा ही मात्रक, एक इनका रिलेशन, रिलेशन जैसा मैं बताऊं आपको, जैसे प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ गया आपके, एक इनमें रिलेशन पता होना चाहिए आपको, प्रतिरोध का चालकत्व के साथ क्या रिलेशन है, इनके ऐसा ही मात्रक जो दे रखे आप पढ़ लेना। चलते हैं नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चालकत्व है, किन पर निर्भर करता है, ये आपने फिजिक्स में पढ़ ही लिया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आओ बेटा, विद्युत अपघटनीय आयनिक विलयनों की चालकता किस पर निर्भर करती है, ये दो क्वेश्चन यहां से। फिर आओ ये वाला, अब कहोगे सर इसको कैसे पढ़े, इसमें है ना देखो आयनिक विलयनों की चालकता का मापन, एक तो चालकता सेल के द्वारा किया जाता है। अब आपसे पूछ लिया प्रतिरोध का मापन किससे किया जाता है, वही स्टोन ब्रिज से किया जाता है। अब यहाँ पे तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सेल स्थिरांक का मापन कैसे करते हैं, ये रहा इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आप सामान्यतः केसीएल विलयन का उपयोग करते हैं, यहां से क्वेश्चन आ जाता है कई बार, सामान्यतः केसीएल विलयन का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये जनरल क्वेश्चन पता होना चाहिए अपने को, प्रतिरोध का मापन किससे किया जाता है, ठीक है, और चालकता सेल में आयनिक विलयनों की चालकता का निर्धारण किया जाता है। फिर आओ नेक्स्ट, सेल स्थिरांक क्या होता है, ये क्वेश्चन आ जाए कल को, डिफाइन करो, ठीक है। अभी सेल स्थिरांक के बारे में छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आपके, ठीक है, यहां से ये सेल स्थिरांक वर्ड इंपोर्टेंट आपके लिए। चलो भैया नेक्स्ट, फिर आपके आ जाता है यहां पे इनकी यूनिट, जो भी है मोलर चालकता की यूनिट, ठीक है, चालकता की यूनिट। फिर आ जाओ नेक्स्ट आपके है मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, बेटा सबसे इंपोर्टेंट पार्ट है आपकी, यहां पे देखें, एक मिनट रुको, कॉल रब्स करनी है, चलो मैं बता देता हूं, मेरे को लाइन नहीं दिख रही। मोलर चालकता, चालकता पर तनुता का प्रभाव, मोलर चालकता को तनु करने पर क्या प्रभाव पड़ता है, चालकता को तनु करने पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, तनुता का प्रभाव मोलर चालकता व चालकता पर, ठीक है। इसका जैसे चालकता का इंपोर्टेंट है, चालकता का तनुता करने पर क्या प्रभाव पड़ता है, घटती है या बढ़ती है, ये देख लेना, यही आसपास लिखा हुआ है, मोलर चालकता का प्रभाव पूछ ले, ठीक है भैया। मोलर चालकता किसे कहते हैं, डिफाइन करना अपने को, ठीक है। ये हो गए दो क्वेश्चन अपने। आ जाओ नेक्स्ट बेटा, कोलराउस का नियम। एक कोलराउस के नियम में है ना दो चीजें इंपॉर्टेंट है आपकी, एक तो आपसे पूछ सकता है कोलराउस का नियम लिखिए, और कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग से न्यूमेरिकल आ सकता है आपकी। अब आपको सर किस टाइप का न्यूमेरिकल आएंगे, तो आप है ना इनकी प्रैक्टिस कर लो। ये मैं कहता हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये तीन न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको निकाल लो आप, कोलराउस का नियम भी क्लियर हो जाएगा। एक तो ये वाला न्यूमेरिकल, एक ये वाला, ये तो फर्स्ट अनुप्रयोग से आता है, एक दूसरा आयनन स्थिरांक व आयनन की मात्रा का, ये वाला न्यूमेरिकल, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला न्यूमेरिकल। ये रहा, मैं क्वेश्चन बता रहा था तुम्हें 3.7 नंबर, किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ क्यों घटती है,
ठीक है, और मोलर चालकता के साथ क्यों बढ़ती है, ये भी आ सकता है क्वेश्चन। चलो अभी आप अपने आते हैं विद्युत अपघटनीय सेल एवं विद्युत अपघटन। ये थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन है अपने विद्युत अपघटनीय सेल के बारे में। हाँ, कॉपर का शोधन पूछ ले, क्या पता। अपने आओ बेटा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपके पार्ट, यहाँ पे फेराडे का प्रथम नियम और फेराडे का द्वितीय नियम थ्योरेटिकल पूछा जा सकता है आपसे, या बेटा आपसे पूछा जा सकता है आवेश की मात्रा की निकालने का इलेक्ट्रोडिन अभिक्रिया, ये वाला, ये भी पोर्शन इंपॉर्टेंट है आपकी, ये वाला और ये वाला। आप कहोगे सर फेराडे में एक न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है, ये CuSO4 वाला न्यूमेरिकल, ये आप निकाल के देख लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये वाला, ये वाला, ये न्यूमेरिकल है फेराडे के विद्युत अपघटन के नियम से। फिर आओ उत्पाद में, उत्पाद में आपसे पूछ लेंगे गलित NaCl के विद्युत अपघटन के उत्पाद बताइए, ठीक है। चले बेटा नेक्स्ट चलते हैं अपने बेंट्रिया। अब बेंट्रिया में क्या है, जितना कुछ लिखा हुआ उस सबको पढ़ना है थ्योरी में, छोटा क्वेश्चन आ सकता है अपने। दूसरा, इनके एनोड कैथोड रिएक्शन सबकी ध्यान में होनी चाहिए आपको, ये वाले। अब कहोगे सर आप ये जो अपने सेल दे रखा है इधर लेक्लांसी सेल, यहाँ पे देखो सामान्य रूप से ट्रांजिस्टरों व घड़ियों में किया जाता है इसका उपयोग। अब आपके अगर घुमा के क्वेश्चन पूछे तो आपसे पूछ सकते हैं MnO2 का उपयोग कौन सी सेल में किया जाता है, शुष्क सेल में किया जाता है, ये लेक्लांसी सेल। आओ बेटा नेक्स्ट, नेक्स्ट आपके आ जाएगा मरकरी सेल से क्या इंपॉर्टेंट है। मरकरी सेल में एक ये वाली लाइन देख लेना, इंपॉर्टेंट है कि थोड़ी अभिक्रिया मैंगनीज से +4 से +3 ऑक्सीकरण अवस्था में अपचयित हो जाती है, ठीक है। चलो के साथ संकुल का निर्माण बनाती है, फिर इसके सेल विभव का मान। फिर आओ नेक्स्ट आपके है, नेक्स्ट आपके आ जाएगा मरकरी सेल। मरकरी सेल में एक तो आपके स्वर्ण शक्ति यंत्र में, स्वर्ण यंत्र में किसका उपयोग किया जाता है, एक बार आ चुका है आपके, ठीक है। और दूसरा इनकी ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, और सेल विभव का मान। चलो चलते हैं नेक्स्ट। अब लेड स्टोरेज सेल, इससे एक तो छोटा क्वेश्चन आपकी ये आता है, यहाँ पे वार्नो व इन्विट्रो में इसका उपयोग किया जाता है। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सेल देखो ना, तो आप दो को तो पढ़ के ही जाना, एक तो सीसा संचयक सेल और एक ईंधन सेल की अभिक्रिया, ठीक है, और इन दोनों के डायग्राम, ठीक है। एक आ जाएगा निकल कैडमियम सेल, इसकी एक रिएक्शन, ये सेल तो सारे इंपॉर्टेंट है, किसी को भी नहीं छोड़ना आपने। और मोस्ट इंपोर्टेंट पूछो तो ईंधन सेल और लेड स्टोरेज सेल की अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। ईंधन सेल में कुछ भी मत छोड़ना बेटा, पूरा एक्सप्लेन करना भी आ सकता है आपके, चित्तर आ जाए। और ये दो तो है, ठीक है, थोड़ा बहुत इसकी थ्योरी लिख दो अपने। फिर आ जाओ संचारण, पूरा पढ़ना है बेटा, ये पूरा आपको एक्सप्लेनेशन आ सकता है, लोहे की जंग लगने की क्रिया विधि को समझाइए, डायग्राम पूरा, ये कुछ भी नहीं छोड़ना बेटा, इसको पूरा पढ़ना है अपने को। तो ये हो गया अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट। फिर अपने चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर है रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। इसमें क्या पढ़ना है देखो, अपने आगे चलेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ना है यहाँ से अपने को, थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन है औसत वेग और ताक्षणिक वेग के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद में आओ अपने यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट देखो, तो कोई अभिक्रिया देख के अभिक्रिया वेग के रूप में प्रदर्शित करने का पूछ सकते हैं आपसे, कभी पूछा तो नहीं है मगर आ जाए तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। फिर उसके बाद में आओ अपने नेक्स्ट है अभिक्रिया वेग की सांद्रता पर निर्भरता, एक ये एग्जाम्पल क्वेश्चन निकाल के देख लेना, ऊपर वाला ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद में आपसे यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है अवकलन वेग समीकरण लिखिए, कोई क्वेश्चन दे दे आपको, जैसे जल्दी 2a + b, फिर यहाँ पे क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, इसकी अवकलन वेग समीकरण लिखिए, ठीक है। अवकलन वेग समीकरण को प्रदर्शित करना, ठीक है। अभी नेक्स्ट आओ, फिर उसके बाद में आपके आ जाता है यहाँ पे अभिक्रिया की कोटि, कोटि और आणविकता में अंतर, वेग स्थिरांक की इकाइयां, शून्य कोटि के लिए, प्रथम कोटि के लिए, द्वितीय कोटि के लिए, ठीक है। उसके बाद में ये 3.3 न्यूमेरिकल। कोटि से क्वेश्चन दो प्रकार के आते हैं, या तो आपको पावर दे देंगे, बोल देंगे इसकी कोटि की गणना कीजिए जैसे ये दे रखा है, या अभिक्रिया भी दे सकते हैं। आप कहोगे सर अभिक्रिया तो हमने सारी पढ़ी नहीं, जो भी आपके बुक में दे रखी है अभिक्रिया, उसमें से किसी अभिक्रिया का उदाहरण देके आपसे पूछ सकता है अभिक्रिया की कोटि बताइए। तीसरी बात, यहाँ पे ये जो आप मात्रक पढ़ रहे हो वेग स्थिरांक की इकाइयों की, तो कई बार वेग स्थिरांक की वैल्यू देके आपसे पूछ लेगा अभिक्रिया की कोटि बताइए कौन सी है।
तो मात्रक से आपको कोटि का निर्धारण करना है। तो कोटि निर्धारण के 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपको पावर दे देंगे, उसको जोड़ना है। दूसरा अपने को क्या करेंगे, यहां पे आपको है ना कोई मात्रक लिख के दे देंगे इक्वेशन के साथ, या कोई वैल्यू दे देंगे वेग स्थिरांक की, उसमें आपको पूछेंगे बताओ कोटि कौन सी है। तीसरा तरीका है, आपको जितने भी उदाहरण दे रखे हैं बुक में से, आपको बोल देगा अभिक्रिया कोटि कौन सी कोटि की अभिक्रिया है। फिर चलते हैं नेक्स्ट, आणविकता और कोटि में अंतर बेटा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार आ चुका है। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया समाकलित वेग समीकरण ड्राइव करना आना चाहिए पूरा अपने को, ठीक है। उसके बाद में अगर आप शून्य कोटि अभिक्रिया से पूछो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। जितने भी उदाहरण दे रखा है, किसी एक उदाहरण को देके आपसे पूछ सकता है बताओ कोटि कौन सी है, जितने भी बुक में दे रखे हैं। HI का उसमें वियोजन शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है, ठीक है, ये भी शून्य कोटि की अभिक्रिया। फिर अपने आओ नेक्स्ट, यहाँ पे अगर शून्य कोटि की अभिक्रिया में देखो आप, अर्धायु काल से इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल, ये वाला यहां पे लिख रखी है लाइन, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ प्रारंभिक सांद्रता तथा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान आर नोट पर निर्भर करता है। ये बेटा ये आपके है ना, ये लाइन ऑब्जेक्टिव टाइप में इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव या फील्ड वाले क्वेश्चन आ जाए इसमें, या कोई अति लघुतरात्मक प्रश्न आ जाए, ठीक है। उसके बाद में ये दोनों न्यूमेरिकल। फिर आपके प्रथम कोटि अभिक्रिया में ड्राइव्ड करना आ सकता है आपको पूरा। एक बेटा ये ग्राफ है, तो ग्राफ ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है, आपको 4 ग्राफ दे देंगे, पूछ लेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया में के लिए कौन सा ग्राफ है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए कौन सा ग्राफ है, ठीक है। अभी चलते हैं बेटा नेक्स्ट। फिर आपको इसमें अर्धायु बेटा, अर्धायु प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु से न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, तो फॉर्मूला याद करना है आपको अच्छी तरह से। अगर आप पूछो अदर न्यूमेरिकल, ये रहा प्रथम कोटि की, ये वाला निकाल के देख लेना, आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, वैल्यू चेंज आ सकती है। एक ये वाला अब की बार वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। उदाहरण नंबर 3.8 है ये, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु का 10 गुना होता है, ठीक है। इतना पोर्शन कंप्लीट है, आगे चले बेटा। और नेक्स्ट नेक्स्ट अपने आ जाता है शून्य एवं प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ये मात्रक मैंने बताए थे इंपॉर्टेंट है आपके। फिर आ जाओ बेटा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है तुम्हारे छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया को समझाइए, उदाहरण लिखिए, कई बार उदाहरण को भी प्रदर्शित कीजिए, ठीक है। तो प्रदर्शित करना भी आना चाहिए, वेग को प्रदर्शित करना उदाहरण के, ठीक है। अभी दोनों उदाहरण याद करने हैं। हाँ, सिंपल पेपर है तो आपको मिलेगा छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया समझाइए, ताप पर निर्भरता बेटा, ये तो इसमें आपके है ना, ये एक लाइन इंपॉर्टेंट है, 10 डिग्री ताप वृद्धि से वेग स्थिरांक में लगभग दोगुनी वृद्धि होती है। फिर आप आओ नेक्स्ट, नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट कौन सा है, आपको ये वाला ग्राफ इंपॉर्टेंट है बेटा, अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता दर्शाने वाला वितरण वक्र ज्ञात कीजिए। ये वाला ग्राफ मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर उसके बाद में ये वाला ग्राफ बोर्ड में बहुत बार आ चुका है, ln के व 1/t के मध्य ग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट। अब आप कहोगे सर इक्वेशन में क्या इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन में आपके ये वाला फॉर्मूला, इससे न्यूमेरिकल आते हैं, संक्रिय ऊर्जा की गणना करनी पूछते हैं आपसे, ये वाला इंपॉर्टेंट है ये न्यूमेरिकल के लिए। फिर उत्प्रेरक का प्रभाव आपसे पूछ सकता है अभी अभिक्रिया वेग को किस प्रकार उत्प्रेरक प्रभावित करता है समझाइए। तो थोड़ा बहुत इसके शॉर्ट लाइन में आपको याद करनी है, बैनमेन लाइन में देखना है कैसे प्रभावित करता है, एक उदाहरण ये याद कर लेना। फिर आ जाओ नेक्स्ट, आपके आता है ये रहा जैसे, ठीक है, ये न्यूमेरिकल। अपने आ जाओ बेटा नेक्स्ट, यहाँ पे एक आपके क्वेश्चन रह गया, आरएनएस इक्वेशन आ सकती है आपसे, सीधे पूछ लेंगे आरएनएस इक्वेशन लिखिए, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला आरएनएस इक्वेशन लिखिए, सीधे पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। आरएनएस इक्वेशन लिखिए, या आपसे क्वेश्चन और आता है यहाँ पे, एक तो हो गया आरएनएस इक्वेशन लिखिए, आरएनएस समीकरण लिखिए, एक किससे हो गया ये न्यूमेरिकल, ठीक है। अभी उसके बाद में आपके आ सकता है यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, ठीक है, आरएनएस समीकरण लिखिए, इसके बाद में इसका न्यूमेरिकल हो गया अपने। फिर आओ यहाँ पे, आप आओ संगत का सिद्धांत, टक्कर का सिद्धांत पूछ सकता है पूरा आपको, ठीक है। और इसको अभिक्रिया वेग को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है संगत के सिद्धांत में, एक संगत आवर्ती की परिभाषा पूछ सकता है,
प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड टक्कर को या संघट को क्या बोलते हैं? संघट आवर्ती कहते हैं। फिर आओ नेक्स्ट बेटे, नेक्स्ट ये हो गया ताप का वेग स्थिरांक पर क्या प्रभाव होगा, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, एक ये वाला जो मैंने बताया था ना न्यूमेरिकल, 10 के की वर्दी हो जाती है, ये वाला न्यूमेरिकल। एक लास्ट में न्यूमेरिकल आपके ये वाला। चलते हैं बेटा नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, डी एवं एफ ब्लॉक तत्व। देखो इसमें है ना टॉपिक्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितने एग्जाम्पल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं तो कहता हूं एक बार तो इसके सारे एग्जाम्पल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम्पल क्वेश्चन निकाल दो इसके, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल क्वेश्चन इसके। ठीक है, उसके बाद में आप आओ, सबसे पहले बात करते हैं अपने इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब ये है ना, आप चलो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबके इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछेंगे कैसे? एक तो आपसे सीधे पूछ सकता है, दूसरा तरीका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछने का है, आपके चैप्टर के लास्ट में जाओ, पहला क्वेश्चन दे रखा है आपकी डीएमएफ ब्लॉक तत्व की, पहला क्वेश्चन देखो आप इसका। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो तरीके से पूछ सकते हैं आपसे, या तो वो सीधे पूछ लेगा, या आपसे है ना यहाँ पे ये देखो एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, यहाँ पे ये रहा, निम्नलिखित के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, ऐसे ये वाला क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है। और ये जितने दे रखे हैं सारे इंपॉर्टेंट है, ये जो भी दे रखे हैं यहाँ पे 8.1 नंबर। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट। फिर आज अपने आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो हो गया, उसके बाद में अपने हो गया, उसके बाद में आप आओ जो 4D श्रेणी में आओ। 4D श्रेणी में आपके आ जाता है एजी, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप कहोगे सर क्वेश्चन कैसे आएगा, यहीं पे दे रखा है, ये रहा सिल्वर परमाणु की मूल अवस्था में पूर्ण पूरी डी कक्षक है 4D10। ठीक है, आप कैसे कह सकते हो कि ये एक संक्रमण तत्व है? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। एक ये स्कैंडियम एक संक्रमण तत्व है, परंतु जिंक नहीं, वो तो आपको पता ही है, ZnCdHg, इनमें से क्वेश्चन आ सकता है आपके। ये संक्रमण तत्व नहीं है परंतु डी ब्लॉक के तत्व है। ठीक है, ये तो है ही अपने मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे, ये बड़ा पार्ट ZnCdHg। फिर आ जाओ सामान्य गुण में आपको क्या पढ़ना है। एक तो बेटा यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं 3, आपको भौतिक गुण में से पूछ सकता है। एक तो इसका गलनांक कुछ क्यों होता है, क्यों प्रबल धात्विक बंध बनाते हैं, क्यों। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है इनकी कर्नल एंथैल्पी का मान उच्च क्यों होता है। 3 क्वेश्चन बन रहे हैं बेटा यहाँ से भौतिक गुण से, प्रबल धात्विक बंध क्यों होता है, गलनांक उच्च क्यों होता है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा इनकी कर्नल एंथैल्पी का मान उच्च क्यों होता है। फिर आ जाओ नेक्स्ट अपने परमाणु आकार से। परमाणु आकार से तो है ही आपके लेंथ एंड नाइट संकुचन। ठीक है, अभी उसके बाद में आप आओ आयनन एंथैल्पी में। आयनन एंथैल्पी में आप इधर आओ, एक लाइन लिखी हुई है इधर, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है आयनन एंथैल्पी में। इधर आओ बेटा, ये रहा Mn प्लस आयन का विन्यास 3d/4s1 और Cr प्लस का आयन का विन्यास 3d5 है। अतः Mn प्लस की आयनन एंथैल्पी Cr प्लस से कम होती है। आपसे रीजन पूछ सकता है इससे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। आओ, ठीक है, आयनन एंथैल्पी का हो गया। उसके बाद में आओ आपको फिर उसके बाद में आओ आपसे पूछ सकता है यहाँ पे क्वेश्चन ऑक्सीकरण अवस्था से। बेटा ऑक्सीकरण अवस्था में आपको क्या करेंगे, आपको कुछ ऑक्साइड्स देंगे, सेम एलिमेंट होगा, आपसे पूछेंगे इनको क्षारीय प्रकृति के बढ़ते क्रम में लिखो या अम्लीय प्रवृत्ति के बढ़ते क्रम में लिखो। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्रम आ सकता है यहाँ से। ठीक है, ऑक्साइडों में से। अब इलेक्ट्रोड विभव बनाने की प्रवृत्ति, एक तो 8 पॉइंट, ये उदाहरण तो सारे पढ़ने ही हैं, आपको बताया था उदाहरण सारे पढ़ने हैं। एक आपसे ये अपचायक का, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है अपने आगे आएगा, वो भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक ऑक्सीकरण अवस्था में आपसे पूछ सकता है 3D श्रेणी में उच्च ऑक्सीकरण अवस्था किसकी होती है और क्यों होती है। ये भी उदाहरण वाले क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, मैं तो कहता हूं उदाहरण वाले सारे क्वेश्चन देखो। यहाँ पे आप आओ, यहाँ पे क्वेश्चन अब आपसे पूछ सकते हैं जलीय विलयन में Cu+Si क्यों है। ये असमानुपातन अभिक्रिया लिखनी है, ये पूरा ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये रीजन पूछते हैं आपसे। चलो भैया और नेक्स्ट चलते हैं। ऑक्साइड में आपको मैंने बता ही दिया, जैसे ये ऑक्साइड आ जाएगा, आपसे पूछेंगे क्षारीय प्रवृत्ति का बढ़ता क्रम बताओ, अम्लीय प्रवृत्ति का घटता या बढ़ता क्रम बताओ। चलते हैं बेटा नेक्स्ट आ गया ई नोड का मान, ये आप विद्युत रसायन में पढ़ते हो,
ठीक है अभी चुंबकीय गुण वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, चुंबकीय आघूर्ण पूछेंगे आपसे, ठीक है चुंबकीय आघूर्ण निकालना पूछेंगे, ये पूरा निकालना है अपने को, ये यहाँ पे, ठीक है फॉर्मूला यूज करना है, पूरा कैलकुलेट करना है, उसको अपने को दिखाना है, किसी भी आयन का आ सकता है, कोई जरूरी नहीं दे रखे हैं वही आयन है, कोई भी आयन दे आपको पूछेंगे इसके चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए, ठीक है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डी एंड एफ ब्लॉक में, जैसे क्वेश्चन दे भी रखा है यहाँ पे, मैं कहता हूँ एग्जाम्पल क्वेश्चन सारे निकाल के देख लो। रंगीन आयनों का बनना, देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के कारण रंगीन होते हैं आयन, पेड इलेक्ट्रॉन्स के कारण क्या होते हैं, रंगीन होते हैं, कोई भी चार्ज दे देगा आपको, आयन दे देगा, आपसे पूछेगा ये रंगीन क्यों है, ये रंगहीन क्यों है, इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से बनता है रंगीन से। दूसरा अपने आ जाओ संकुल आयनों का बनना, रीजन पूछ सकता है, वैसे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को शॉर्ट में लिखा है और कुछ नहीं है, मगर रीजन पूछ सकता है संकुल आयन बनाने की प्रवृत्ति होती क्यों है। धातु आयनों के आकार का छोटा होना, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, रीजन पूछ लिया आपको, संकुल आयन बनाने की प्रवृत्ति क्यों होती है, 4 ऑप्शन आ जाएंगे आपके, ठीक है। उत्प्रेरकीय गुण पूरा पढ़ लेना बेटा, उत्प्रेरकीय गुण क्यों, उत्तम उत्प्रेरक क्यों होते हैं, ठीक है। आओ बेटे ये टॉपिक आ सकता है सीधा। अब आप कहोगे सबसे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट गुण में इंपॉर्टेंट, एक तो गलनांक पढ़ा आप लोगों ने 3 क्वेश्चन, फिर उसके बाद में आ जाता है ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें, ये वाला पोर्शन, ये वाला बेटा अंतराकाशीय यौगिक पूरा पढ़ लेना बेटा, इंपॉर्टेंट है, उदाहरण देख लेना 2-3 इसके, अगर घुमा के क्वेश्चन आ गया तो यहां से पूछेंगे इसके भौतिक एवं रासायनिक अभिलक्षण लिखिए, ये 3-4 अपने को भौतिक व रासायनिक अभिलक्षण, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंतराकाशीय यौगिकों को समझेंगे। फिर आओ नेक्स्ट, मिश्र धातुओं का बनना, बनते क्यों है, ये रीजन भी पूछ लेते हैं कई बार, मिश्र धातु बनाने की प्रवृत्ति क्यों होती है, तो यहां से आपको कोई छोटा क्वेश्चन निकल जाए, ठीक है। ये देखो इनकी त्रिज्याओं के समानता के कारण ये मिश्र धातुओं का निर्माण करते हैं, और ये 2 सूत्र पीतल का और कांसा का, ठीक है अभी चलते हैं अभी, ये भी असमान तो वाला उदाहरण वाले तो सारे इंपॉर्टेंट है, जलीय विलयन में स्थायी नहीं है, अभी पढ़ा था आप लोगों ने। फिर उसके बाद में आओ KMnO4 और K2Cr2O7, इसमें बेटा विधि को एक बार देख लेना, K2Cr2 इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है मगर इनकी स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है इनकी, ठीक है आपसे पूछ लिए क्रोमेट आयन या डाइक्रोमेट आयन की स्ट्रक्चर्स संरचना बनी, फिर उसके बाद में आपके आ जाता है यहाँ पे मैग्नेट आयन और परमैग्नेट आयन, ठीक है इनकी संरचनाएं पूछ सकते हैं आपसे, और इसकी विधि थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी विधि आ सकती है K2Cr2O7 की बजाय ये विधि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनमें क्या है आपसे, जैसे ये वाली में क्या क्वेश्चन आएगा, जैसे आपको यहाँ से एक पोर्शन हटा देंगे, CBSE में है ऐसा, अपने बोर्ड में तो आया नहीं, यहाँ से 2-3 बार यहाँ से एक हटा देंगे, ऐसे अंडरलाइन कर देंगे, आपसे पूछेंगे बताइए क्या आएगा यहाँ पे अंडरलाइन में, या A और X क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है इस टाइप से क्वेश्चन। ये अपने रेडॉक्स अभिक्रिया है, रेडॉक्स पढ़ा था 11th क्लास में, उसका बेसिक यूज करते हैं, और यहाँ पे ये बहुत ही आसान है, चलते हैं अपने नेक्स्ट। लेंथेनाइड संकुचन, यहाँ पे लेंथेनाइड के ये बेटा ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने बताए थे कैसे पूछे जाते हैं आपसे, लास्ट में उस टाइप से पूछे जाएंगे। फिर आ जाएगा लेंथेनाइड संकुचन क्या होता है, अगर आप और डीपली क्वेश्चन देखो इसमें से, डीपली क्वेश्चन इसमें आपको मिलेगा यहाँ पे लेंथेनाइड संकुचन, ये तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूरा पढ़ना है बेटा इसको, ठीक है। तो ये कॉपी भरने के लिए ग्राफ भी बना देना, थोड़ा बढ़िया लगे, थ्योरी ज्यादा नहीं लिख पाओगे इतनी, इसलिए ग्राफ भी मेंशन कर देना, वैल्यू मत दिखाना, ग्राफ दिखा देना सीधा, ठीक है अभी चलते हैं नेक्स्ट। फिर आ जाओ इसकी ऑक्सीकरण अवस्था, सीरियम की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, लेंथेनाइडों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, यहाँ पे ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है। फिर आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये रहा मिस मेटल, मिस धातुएं किसे कहते हैं, उदाहरण इसका, अब उदाहरण में आपसे परसेंटेज पूछ सकता है आयरन की, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। चले बेटा एक लेंथेनाइड एक्टेनाइड में अंतर,
अब कई बार लेंथ नाइट से पूछन की जगह एक्टिनाइट से पूछ ले, थ्योरी तो सेम है, 4f और 5f पे तो डिफरेंस है। या आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछे यहाँ से लेंथ नाइट एक्टिनाइट से, आपको बोल दे भाई बताओ, तो ये वाला क्वेश्चन 8.10 देख लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, 8.10 नंबर क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 8.10 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलते बेटा नेक्स्ट पार्ट। अब इनके उपयोग से आपसे आ सकते हैं, कोइन मेटल कौन सी होती है, कोइन मेटल, वर्ग 11 के तत्वों को मुद्रा धातुएं कहा जाता है, ये अपनों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ी लिया। MnO2 का शुष्क सेल में उपयोग किया जाता है, ठीक है भाई, एक यूके सिक्के, ठीक है। उसके बाद में आओ मोस्ट इंपोर्टेंट, जिंगलर नाटा उत्प्रेरक का सूत्र, यहाँ पे ये रहा, ठीक है। SO2 के ऑक्सीकरण में किसको उपयोग किया जाता है, V2O5 का, ठीक है। वोकर प्रक्रम PdCl2, फोटोग्राफी उद्योग में प्रकाश संवेदनशीलता का गुण AgBr, तो ये इस टाइप से इसके उपयोग इंपॉर्टेंट है। फिर चलते हैं बेटा नेक्स्ट चैप्टर अपने, नेक्स्ट चैप्टर अपना आ जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उप सहसंयोजक यौगिक। अब इसमें देखो आपके पहली पेज में पहली लाइन, ये सेकंड थर्ड लाइन है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आओ बेटा, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन तथा विटामिन B12 में क्रमशः के उप सहसंयोजन यौगिक होती है, केंद्रीय धातु आयन होता है इनमें ये, ठीक है। फिर उसके बाद में आओ वर्नर सिद्धांत, वर्नर सिद्धांत जनरली आप पढ़ ही लोगे, मगर आप पूछोगे सर इसमें घुमा के क्वेश्चन कैसे आ सकता है, तो ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला, या तो आपसे AgCl के मोल पूछेगा तो इनमें से पूछेगा, ठीक है। या बेटा अगर आपसे पूछ ले द्वितीयक संयोजकता, तो इस वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, मोल पूछेगा तो वो वाला पोर्शन पढ़ना है, अगर आपसे पूछे द्वितीयक संयोजकता तो ये वाला पोर्शन पढ़ना है, ठीक है भाई। चले अपने नेक्स्ट, यहां तक क्लियर है, आगे चल रहे नेक्स्ट आओ। फिर से बता रहा हूं, ये है 9.1 नंबर उदाहरण, यहां से डीपली क्वेश्चन आता है आपके वर्नर सिद्धांत से। अगर आपसे मोल पूछे तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है, मोल पूछ सकता है यहाँ से। अगर आपसे पूछे द्वितीयक संयोजकता तो ये वाला 9.1 नंबर देख लेना। उसके बाद में हो द्विक लवण में संकुल लवण में अंतर, संकुल में अंतर, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। फिर आपको इनके सूत्र याद करना है, कार्नेलाइट का क्या सूत्र होता है, मोर लवण का क्या सूत्र होता है, फिर उसके बाद में फिटकड़ी का क्या सूत्र होता है, ये सारे सूत्र अपने को याद करने हैं। आगे चले बेटा, समझ में आ गया, अंडरस्टूड, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट। फिर अपने लिगैंड में आपसे पूछ सकता है उभयदंतुक लिगैंड और उसके उदाहरण, ठीक है। आप कहोगे सर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर आपसे EDTA के पूछ सकता है, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर पूछे तो आपसे कौन से पूछ सकते हैं, यहाँ से EDTA के स्ट्रक्चर्स, EDTA के स्ट्रक्चर्स। फिर आओ नेक्स्ट अपने, नेक्स्ट है बेटा समन्वय बहुफलक, इसको समझाना पूछ सकता है ये पूरा ही, ठीक है। उसके बाद में धातु की ऑक्सीकरण संख्या निकालना, ठीक है, धातु की ऑक्सीकरण संख्या निकालना पूछ सकते हैं आपसे, या सीधी ऑक्सीकरण संख्या पूछ ले, निकालना नहीं पूछे। फिर उसके बाद में आओ अपने नोमेनक्लेचर, बेटा आपको प्रैक्टिस करनी है तो इसके एग्जांपल क्वेश्चन देख लेना, नोमेनक्लेचर के जितने भी दे रखे हैं, जितने भी एग्जांपल क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ये पार्ट आता है, नेसेसरी है, कभी कभी रह जाए तो पता नहीं, आता ही है, ये आपकी सदाबहार क्वेश्चन है, नोमेनक्लेचर आएगा आपके, ठीक है भाई। अब समावेयता से, समावेयता से समपक्ष विपक्ष बनाना आ सकता है, वो भी ये पहले वाले, ये दो इंपॉर्टेंट है, ज्यामितीय समावेयता से। और इसका तो एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक और है, कैंसर कारक में उपयोग किया जाता है, कैंसर के उपचार में, सिस्प्लेटिन बोलते हैं जिसको, उसकी स्ट्रक्चर यही तो है, सिस्प्लेटिन, ये, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट, फिर आपके आ गया बेटा प्रकाशिक समावेयता, तो ये दो स्ट्रक्चर बनाना पूछ सकते हैं, ये आसान सी होती है, ठीक है, क्योंकि VBT CFT कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस कारण ये टॉपिक रह जाते हैं समावेयता वाले, VBT CFT इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट, अब संरचनात्मक समावेयता में बेटा उदाहरण याद करने हैं आपको, कल को आपको है ना पूछ ले बंधनी समावेयता को समझाइए, उदाहरण लिखिए, ठीक है। यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी थोड़ी सी, तो यहाँ पे उदाहरण पढ़ लेना, इसके उदाहरण पढ़ लेते हैं कई बार, बंधनी समावेयता किसे कहते हैं, उदाहरण बताइए उसके। यहाँ पे आओ उप सहसंयोजन समावेयता किसे कहते हैं, उदाहरण बताइए। आप कहोगे इनमें कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आयनन समावेयता बोर्ड में आ चुकी है एक बार, आयनन समावेयता किसे कहते हैं तथा इसका उदाहरण लिखिए, ठीक है अभी चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके आओ विलायक योजन हाइड्रेट समावेयता, ठीक है अभी, ये भी परिभाषा और इसका ये उदाहरण ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कलर भी देख लेना इसके। फिर उसके बाद में आओ अपने पास आ जाता है VBT। अब कहोगे सर VBT में कैसे पढ़े, एक तो आपको है ना VBT के उदाहरण दे रखे हैं, वो सारे निकाल के देख लो।
आप कहोगे सर वीबीटी से डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है, तो वीबीटी से एक नॉर्मल ये तो हो गए क्वेश्चन, ये सीओ ये तो हो ही गया अपने पास, एक तो सीओ F63 माइनस, एक अपने ये हो गया सीओ NS363 प्लस। कहोगे सर वीबीटी से डीपली क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, वीबीटी से डीपली क्वेश्चन आप इधर आगे चलोगे, ठीक है, सीएफटी के बाद में, तो आप देखो इधर मिलेगा 9 पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये, ठीक है। मैं कहता हूं जरूरत ही नहीं है कोई मॉडल पेपर कुछ लाने की आपको, ये वाले क्वेश्चन निकाल के देख लो आप, बीबीटी से डीपली क्वेश्चन, बीबीटी से ये क्वेश्चन आ सकते हैं, अगर सिंपल क्वेश्चन आएगा तो उनमें से आएगा उदाहरण, ठीक है, ये यहाँ पे दे रखे हैं बुक वाले ने आपको, ठीक है, ये निकाल के देख लेना सारे, ये इतने निकाल लो और वो 3 उदाहरण निकाल लो, बीबीटी कंप्लीट है आपकी, ठीक है भाई। फिर आ जाओ नेक्स्ट अपने आ जाता है, बीबीटी कंप्लीट हो गया, एक तो ये 3 उदाहरण हो गए और एक लास्ट वाले, फिर आ जाओ नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट आपसे है ना यहाँ पे सीमाएं पढ़ लेना इनकी, ठीक है, सीएफटी से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, एक तो ये डायग्राम सीएफटी का डायरेक्ट पूछ ले आपसे, फिर यहां पे आओ, यहां पे ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, बेटा इनसे क्वेश्चन आता है आपसे, इनका बढ़ता हुआ क्रम है ना, तो आपसे पूछ ले ऊर्जा का क्रम लिखिए, तो कुछ कंपाउंड दे देंगे, तो ये लिगैंड देखने अपने को कंपाउंड में, ऊर्जा अवशोषित ऊर्जा का क्रम, ये आपसे पूछ ले अवशोषित वेवलेंथ का ऑर्डर, तो उल्टा हो जाएगा इसका क्रम, ये थोड़ा ध्यान रखना, ये स्पेक्ट्रो कई बार डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए, यहां से आपको घुमा सकते हैं थोड़ा सा, तो इस ऑर्डर को आप देख लेना, इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट, नेक्स्ट आओ अपने नेक्स्ट, फिर आपके है ना यहाँ पे सीएफटी से आपसे पूछ लेंगे D1 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, D2 का D3, ये तो क्या है वीक और स्ट्रॉन्ग के लिए सेम होता है, आपको पूछ ले D4 के लिए बताओ, ठीक है, इस टाइप से, या आपसे अगर डीपली क्वेश्चन आए तो यहाँ से, तो आपको ये सिंबल बना हुआ दे देंगे, पूछ लेंगे कौन से लिगैंड क्षेत्र के लिए, ये रहा ये वाला, ये सिंबल थोड़े ध्यान से देख लेना कैसे क्या होते हैं। फिर आओ बेटा रिलेशन, डेल टी और डेल नॉट में ये रिलेशन, डेलो में, डेल टी व डेलो में ऑक्टाहेड्रल की किस लिए क्षेत्र विपाटन ऊर्जा और टेट्राहेड्रल की किस लिए क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, उनमें संबंध क्या होता है ये, ठीक है भी, आओ बेटे नेक्स्ट चलते हैं बेटा रंग में, रंग में ये आपको पता ही है एक सदाबहार क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन सा TiH2O6, TiH2O6 संकुल बैंगनी रंग का होता है क्यों, ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ पे। फिर आओ नेक्स्ट, ये डायग्राम बना देना, ये क्वेश्चन आएगा आपके, ठीक है, संकुल बैंगनी रंग का क्यों होता है ये। अब आओ नेक्स्ट बेटा, इससे क्वेश्चन कैसे आ सकता है, 2-3 उदाहरण देख लेना, एक ऊपर वाला 2 वाला, आपसे ये पूछ सकते हैं रंग को लिगैंड कैसे प्रभावित करते हैं, उसका आंसर ये है, तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो एक उदाहरण लिख के ये बता देना रंग को लिगैंड कैसे प्रभावित करते हैं। फिर आओ नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट आ जाता है धातु कार्बोनिल, बेटा इनका शेप और इनका संकरण, ये ऊपर वाले 3 इंपॉर्टेंट है, शेप चतुष्फलकीय होता है इनका, इनका त्रिकोणीय द्विपिरामिड होता है, और इनका ये संकरण और इनका शेप आ सकता है आपके। फिर चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट आओ बेटा उपसंयोजन यौगिकों का महत्व, महत्व में छोटे छोटे क्वेश्चन निकलते हैं, उनके बारे में थोड़ी सी स्टडी करते हैं अपने। एक तो आपको जल की कठोरता को किससे दूर किया जाता है, ये बड़ा जल की कठोरता को दूर करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा भी अशुद्ध निकल को शुद्ध में बनने के लिए कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है। तीसरा आपने पढ़ा ही था बेटा स्टार्टिंग वाले पेज में, विटामिन B12 हीमोग्लोबिन कौन से मेटल होते हैं इसमें, ठीक है अभी। नेक्स्ट आओ बेटा अपने नेक्स्ट पोर्शन, नेक्स्ट आपसे आ सकता है विलिंगसन उत्प्रेरक का सूत्र, कौन सी इसमें केंद्रीय धातु परमाणु होती है, ठीक है। उसके बाद में आपसे पूछेंगे सिल्वर इसमें साइनाइड क्यों मिलाया जाता है, उपसंयोजक यौगिक क्यों बनाते हैं, तो अपने आ जाएगा लेपन को अधिक सार व चिकना करने के लिए, ये रीजन वाला क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे वो AgBr का संकुल आए, श्वेत श्याम श्वेत फोटोग्राफी, ठीक है अभी। फिर आ जाओ ये आई गया बेटा, अपनों ने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, कैंसर का, कैंसर के उपचार में किया जाता है रोकने के लिए ट्यूमर की वृद्धि को सिस्प्लेटिन, ठीक है अभी। ये अपना हो गया केमिस्ट्री फर्स्ट। वैसे तो बेटा सब कुछ पढ़ना है, ठीक है, मगर ये रिवाइज करने के लिए आपके लिए बेटर रहेगा, आप बुक से ही रिवाइज करना, किसी भी मॉडल पेपर किसी के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अपनी बुक अगर आपको क्लियर है तो आपके बढ़िया परसेंटेज बनेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट योर एग्जाम।